का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 12th के लिए बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हूँ और बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका सेकेंड वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ लोगों की ये आपत्ति हो सकती है या लगता होगा कि सर कि इतना वीडियो क्यों डालते हैं, मतलब इतने चैप्टर को इस चैप्टर को इतना कई वीडियो में क्यों स्प्लिट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा उनके लिए इनकन्वीनियंस अगर कोई होता है तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम पार्ट को समझाने की हम अच्छी तरीके से, हमें लगता है कि आई कैन एक्सप्लेन द मैटर इन डिटेल एंड विथ इफेक्टिवली वेरी वेल, तो इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से मैं डालता हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड माय व्यूज़ एंड सपोर्ट मी। तो जहाँ से आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। इसमें से पहला जो टूल था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इस सफ़र पे और स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, देखिए क्लोनिंग, यहाँ पर दो वर्ड है, एक क्लोनिंग और एक वर्ड है वेक्टर। यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्लोन शब्द सुना होगा। क्लोन मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट जो फार्म होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। अगर उस आशय उसको आप मीनिंग आप समझते हैं तो क्लोनिंग का पर्पज़ यहाँ पर क्या है, जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी हम मल्टीपल कॉपी बनाते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ ए जीन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। दूसरा शब्द है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल या कैरियर। ठीक है, हम जब मल्टीपल कॉपी बनाएंगे तो किसी न किसी जो मतलब व्हीकल यूज करते हैं, जो हम डीएनए, ये भी वेक्टर क्या होते हैं, एक तरह के डीएनए होते हैं जो सर्कुलर भी हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। तो ये वेक्टर्स एक तरह के डीएनए होते हैं जो जिनके अंदर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और फिर उनकी मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखा जाए कि क्लोनिंग वेक्टर यानी क्या है, अगर डिफिनीशन देखा जाए तो दीज आर द कैरियर्स आर व्हीकल ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट विच कैन अंडरगो इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन टू इंक्रीज कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन। इसका मतलब क्या है कि जो कैरियर व्हीकल डीएनए हैं जो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, इनके ऊपर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कोई असर नहीं होता है। मतलब क्लोनिंग वेक्टर्स कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और इस तरीके से जब हम उसके अंदर अपना जीन, डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देंगे तो हमारा जीन भी वेक्टर के साथ रिप्लिकेट करता चला जाएगा और हमें मल्टीपल कॉपी मिल जाएगी। यहाँ पर जो क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है प्लाज्मिड। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमें जानते हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर। उसके बाद से तीसरा क्या है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए वेक्टर के अंदर एक साइट हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपेरिजन टू द मल्टीपल साइट। इसके बाद से स्मॉल साइज, अगर वेक्टर लो मॉलिक्यूलर वेट का हो, स्मॉल साइज का हो तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ये क्या रहे क्लोनिंग वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। इसके बाद से आ जाते हैं टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर जिसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज डीएनए आएंगे, ये उसके बाद से आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर में जो प्लाज्मिड से डेराइव है, PBR322 है, PBR327 है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में जैसे
YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो ये जितनी भी नाम हमने बताए ये सब आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर उनके अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर हो गए। अब एक एक क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या है? ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, देखिए आप यहाँ पर जो है ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा, इसके डिफिनीशन को अगर हम एक बार कहें, पहले बात एक शब्द यहाँ पर जोड़ दें जो मैं लिख नहीं पाया हूँ किसी वजह से। प्लाज्मिड वर्ड इज कॉइन्ड बाय ए साइंटिस्ट जोशुआ लेडरबर्ग। लेडरबर्ग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है शब्द इन्होंने सबसे पहले दिया था। अब ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होते हैं, यानी बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दे हैव सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये रिप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स के अंडर कंट्रोल में नहीं रहते हैं। बियॉन्ड अंडर कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोजोम दे कैन रिप्लिकेट। अब इसमें से देखिए ये आपको मोस्टली ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। समवन आर आल्सो रिपोर्टेड आइसोलेटेड फ्रॉम द फंजाई। बैक्टीरियल जो वेक्टर्स जो प्लाज्मिड्स जो है, जो बैक्टीरिया से जो आइसोलेट किया गया है, इनमें PBr 322 PUC 18 है। ठीक है, और ये जो वेक्टर हैं जो इसेर्सिया कोलाई से प्लाज्मिड निकाले गए, उन्हीं को मॉडिफाई करके ये बनाया गया। PUC में जो कॉमन है PUC 7, PUC 8, PUC 12, PUC 13, PUC 18, ये सीरीज ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन आपको बस इसको याद रखना है PBr 322, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये P का मतलब क्या होता है? P फॉर प्लाज्मिड, एंड B और R का मतलब क्या होता है? B फॉर बोलीवर और R फॉर रोड्रिग। एक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस वेक्टर को जनरेट किया था। ठीक है, तो अब ये तो हो गया ये प्लाज्मिड के बारे में। तो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं, तो आर्टिफिशियल ही ज़्यादा यूज होते हैं। बट अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी प्लाज्मिड्स हैं, इनका क्या फीचर है कि इतना इनका मैक्सिमम यूज होता है। क्लोनिंग वेक्टर के जो फीचर है वो तो है ही हैं, उन्हीं को हम लोग थोड़ा यहाँ इलाबोरेट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला ये चीज़ कि ORI क्या है? ORI इज द सीक्वेंस ऑफ DNA के अंदर ये क्या होते हैं कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट हैं फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन इज स्टार्टेड। आप ये चीज़ अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ORI कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डिजायर्ड DNA। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टी आ गई सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर नाम से अगर देखा जाए तो सेलेक्टेबल मार्क एक ऐसा मार्क जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके या दो चीज़ों के बीच में एलिमिनेशन कर सके, या हम जिसको छांट सके। छांटना यानी हम जिसको यूँ कहें कि आइडेंटिफिकेशन कि कौन जो ये स्क्रीनिंग में ये हेल्प करते हैं, ऐसे ये मार्क होते हैं। अब ये मार्क क्या होते हैं? तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको आर्टिफिशियली भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच हेल्प टू सेलेक्ट द होस्ट सेल्स कंटेनिंग फॉरेन जीन। देखिए, जिसके अंदर फॉरेन जीन प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। जैसे हमने प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हो गया। और जिस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वेक्टर के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, और जब उससे क्या होता है कि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनमें होगा और उस एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारी जो कॉलोनी बचेगी वो केवल और केवल वही ट्रांसफॉर्मेंट होंगे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। सेलेक्टेबल मार्कर के बाद से अगला जो पॉइंट है, प्लाज्मिड के अंदर कुछ कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं। इशर्सिया कोलाई से जो प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट किया गया है उसमें 4 डिफरेंट काइंड्स के जो है सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और वो कौन कौन है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन और क्लोरेमफेनिकाल। ये कभी कभार 2 नंबर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन और क्लोरेमफेनिकाल। प्लाज्मिड जो PBr322 जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है PBr322, इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक जीन एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए MP लिखा है MPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर में TCR लिखा है टेट्रासाइक्लिन जीन। ये PBr322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो ORI यहाँ पे होता है, ORI यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहीं से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर रोप भी होता है, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर रिप्लिकेशन, यहाँ पर रोप होता है, ROP प्रोटीन भी होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट होते हैं, कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग प्लेस पे कट कर सकते हैं वो साइट, क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट। जैसे ये ECO-R1 का सबसे फेमस, आप याद रखिए कहाँ होता है। कभी कभार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि PBR का डायग्राम बना दिया जाएगा और 4 पॉइंट आपको कहा जाएगा कि आप उसको ABCD ऐसे करके नॉमेनक्लेचर कीजिए। तो देखिए ECO-R1 सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसकी पोजीशन है, इसको याद रखिए। प्रोमोटर ये होता है, ये पॉइंट प्रोमोटर होता है, और प्रोमोटर पर HIND3 कट कर सकता है। बाकी ये जो है, अच्छा ये इसको कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये BAMH1 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्लेस पे जो फॉरेन डिजायर्ड जीन है इसी प्लेस पर कट करके इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्लोनिंग PBr322 है। इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखिए क्लोनिंग साइट, ये वही साइट है जो हम दिखा रहे थे कि ECO-R1, BAMH1, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन पे जहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के होते हैं वहाँ वो कट करते हैं। तो क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, दीज साइट्स वेयर फॉरेन जीन कैन बी इंसर्टेड। भाई जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा वहीं तो हम फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं, क्योंकि वहीं पर हम अपने फॉरेन डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा PBr322 कहाँ पर, इन PBr322 में 322 में जो DNA इंसर्ट किया जाता है वो कहाँ पे, यहाँ पे BAMH1 साइट पे इंसर्ट किया जाता है, जो मैंने PBR में आपको बताया था। इसके बाद से जो है recombinant plasmid does not possess tetracycline resistant but continue to have ampicillin resistant। क्यों भाई, क्यों टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं रहता है, आपने वहाँ पर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया तो वो इनएक्टिव हो गया। अभी इंसर्शनल एक्टिवेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ तो एम्पिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेंटेन रहती है। ये देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अभी बात कर रहा था। देखिए वर्ड मीनिंग को देखो ना तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंसर्शनल यानी प्रोसेस ऑफ इंसर्शन, इनएक्टिवेशन मेकिंग देम इनएक्टिव। इफ ए जीन इज बिकम इनएक्टिव आफ्टर इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन जीन, कोई जीन है, ठीक है ना, उस जीन में हमने एक और जीन ऐड कर दिया, अब वो जीन इनएक्टिव हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका क्या मतलब है, किसी जीन को एक्टिव करने से हमको क्या फ़ायदा है फ़ायदा क्या है। देखिए ये सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज होता है। कैसे, देखिए आप एक एग्जांपल लेके बताऊँ। आपने लाइकोपेरॉन मॉडल में पढ़ा होगा ZYA 3 जीन होते हैं। Z जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अब Z जीन के अंदर, ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज जब फॉर्म होता है तो उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देता है। लेकिन जब उसी Z DNA के अंदर हम अपना फॉरेन DNA इंसर्ट कर देते हैं, फॉरेन डिजायर्ड
जीन इंसर्ट कर देते हैं तो वो जेड डीएनए इनएक्टिव हो जाता है और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वहाँ पर वाइट कलर होगा। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर जेड जीन में हमने डीएनए को इंसर्ट किया है वो ट्रांसफॉर्मेंट वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, अदर ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसके बाद से क्लोनिंग वेक्टर, अभी हमने बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा जो प्लाज्मिड था। अब कुछ और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं जो प्लांट के अंदर यूज होते हैं। जैसे जो हायर प्लांट होते हैं, खासतौर से जो डाइकाट प्लांट होते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एंड इट कॉजेज ए डिजीज दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है ना, एंड दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है टी डीएनए, और यही टी डीएनए पर हम अपने फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, डाइकाट प्लांट का ये जो है डाइकाट प्लांट में ये वेक्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली डाइकाट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद हम दिस प्लाज्मिड कैन बी आल्सो यूज्ड इन द मोनोकाट प्लांट आल्सो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए वायरसेस एज वेक्टर। वायरस में जो डीएनए होते हैं वो लीनियर डीएनए होते हैं, प्लाज्मिड की तरह सर्कुलर नहीं होते हैं। इसमें सबसे कॉमन है लैम्डा 1 वायरस। लैम्डा जो 1 वायरस होता है, इस लैम्डा 1 वायरस के डीएनए के अंदर हम डिजायर्ड फॉरेन जीन को इंसर्ट करा कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका कौन कौन से ये लैम्डा फेज वायरस यूज किए जाते हैं, तो एनिमल जो वायरस है, एनिमल वायरस में जैसे सिमियन वायरस 40 है, ये यूज किया जाता है वेक्टर के रूप में। ठीक है, एनिमल के अंदर हर्पीस वायरस और एडिनो वायरस को हम ह्यूमन बींग्स में वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वायरस के जो है वायरस क्लोनिंग वेक्टर्स फ्रॉम वायरसेस थे। कौन कौन थे, मीन आपका लैम्डा 1 वायरस है। ठीक है, इसके बाद से कुछ और प्लाज्मिड्स, कुछ और वेक्टर्स हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मिड से ही ये डेराइव किए गए हैं। प्लाज्मिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया गया है, उसमें जैसे क्लास्मिड। क्लास्मिड क्या होता है, क्लास्मिड इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड जिसमें से देखिए प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल ओरिजिन का है, और जो फेज जो लैम्डा फेज है जो वायरस है वो वायरल ओरिजिन का है। तो लैम्डा फेज का कॉस और प्लाज्मिड दोनों को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिड। यानी ये प्लाज्मिड हैविंग कॉस साइट इज कॉल्ड कॉस्मिड। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे फेजमिड है। फेजमिड में क्या होता है, फेजमिड इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड इन विच एट साइट इज एडेड। इसके अंदर कौन सा साइट ऐड किया गया है, एड साइट। यहाँ पर आप देख सकते हो एड साइट, इसके अंदर एट साइट जो है वो यूज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मतलब एक एडिशनल फीचर्स होते हैं जो क्लोनिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी हैं। ये जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आर्टिफिशियल दीज आर यूज टू क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किसके लिए किया जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, टू क्लोन लार्ज डीएनए बिगर देन 100 kb। जो प्लाज्मिड में पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे की जाती है। और इसके लिए कौन कौन से क्रोमोसोम यूज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है दैट कैन बी यूज, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम MSC, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम HSC हैव बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, इसमें इनमें जो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सेंट्रोमेरिक, सेंट्रोमियर नाम सुना होगा, जहाँ दो
क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, सेंट्रोमेरिक एंड टेलोमेरिक सीक्वेंसेस अलॉन्ग विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है। मोस्टली बैक्टीरिया आर यूज्ड। अब तो ये चीज़ें जो है टूल के बारे में हम बता रहे थे। क्लोनिंग वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले ही पढ़ा चुके हैं। कुछ और टूल्स हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डिस्क्राइब करना उचित नहीं समझा। लिखना यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब यू नो इट इज़ यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए लाइगेज एंजाइम, टू डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा जो होता है। इसके अलावा होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया है। तो ये टूल्स टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये डिजायर्ड डीएनए है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये वेक्टर डीएनए है, ब्लू कलर से वेक्टर, ये रेड कलर से डिजायर्ड। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी इट इज मतलब ये मोर एडवांटेजियस टेक्नोलॉजी इन दिस ईरा। तो इसके बारे में कैसे, मतलब इनके क्या स्टेप्स हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर। देखिए इनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या है। पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आपको पता चला है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके अंदर, तो उसके जीन को आइडेंटिफाई किया आपने, उसके डीएनए को आइडेंटिफाई किया। तो उस ऑर्गेनिज्म से पहले हम उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे। अब उस डीएनए को जब हम आइसोलेट करेंगे तो उसमें बहुत सारे अननेसेसरी डीएनए पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। अगर इसके बावजूद हमें जीन की मात्रा कम मिली तो क्या करेंगे, तो एक और टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा हम अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन उसको कहा जाता है। ठीक है। देन अब ये इतने स्टेप में हमने अपने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन किया, फिर उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ये स्टेप्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। देन इट इज ट्रांसफर टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर क्लोनिंग। अब क्लोनिंग के बाद ये डिपेंड करता है कि आप किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप को चेंज करना चाहते हैं या कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी फिनोटाइप, किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करते हैं जो एडवांटेजियस है आपके लिए, तो यही जो क्लोन्ड जीन मिलेगा उस जीन को आप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देंगे एंड देन उसके अंदर वो इफेक्ट दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या केमिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू फॉलो 3 अदर स्टेप्स। क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए जिसके अंदर वो जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुटेबल कल्चर मीडियम के ऊपर जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को कल्चरिंग द होस्ट एंड द सुटेबल कल्चर मीडियम। ठीक है। उसके बाद से उसमें क्या करते हैं कि हम रॉ मटेरियल्स के साथ उस माइक्रोब को ग्रो कराते हैं। वो माइक्रोब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बायो कन्वर्जन प्रोसेस के द्वारा हम प्रोडक्ट को बनाएगा। अब उस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और जनरली ये जो कल्चर मीडियम, जो कल्चर सुटेबल कल्चर मीडियम होता है, इसके लिए ग्लास वेसल यूज किया जाता है जिसका नाम है, जिसको हम लोग बायो रिएक्टर कहते हैं। इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसको हमने ऑब्टेन कर लिया, लेकिन हमारा जो बायो प्रोडक्ट है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग फॉलो करते हैं और इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से हमें प्यूरीफाइड प्रोडक्ट मिल जाता है।
तो ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को मैंने आगे आपको समझाने की और कोशिश की है। ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें ये वेक्टर है, ये फॉरेन जीन है, वेक्टर को और फॉरेन जीन को कट किया, फिर यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इंसर्ट किया, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, फिर इसको हमने कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करा लिया। तो जितनी बैक्टीरियल कॉलोनी, जितने बैक्टीरिया फार्म होंगे ट्रांसफॉर्मेंट के, उतने हमारे फॉरेन जीन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए हमारे हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। चलिए अगला है ये वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स बताए थे, उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या है कि सेल कि जो आपका डिजायर्ड डीएनए है वो किसी सेल में है, वो सेल बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। तो हमको पहले सेल को तोड़ना होगा, ठीक है। तो सेल को, क्योंकि जो जीन है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो सेल वाल को तोड़ना होगा। तो सेल वाल के लिए लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वाल को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सेलुलोज एंजाइम इज यूज टू ब्रेक प्लांट सेल वाल एंड काइटिनेज एंजाइम इज यूज टू ब्रेक फंगल सेल वाल। एनिमल में तो सेल वाल होता ही नहीं है, तो यही 3 एंजाइम यूज होते हैं जिसके द्वारा सेल ब्रेक होता है, न्यूक्लियस मिल जाता है। अब न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म सब सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब हमको मिल जाएंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, डीएनए। तो हम आरएनएज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम का यूज करके आरएनए और डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हमारा बच गया डीएनए। अब उस चिल्ड डीएनए को हम चिल्ड अल्कोहल के अंदर डालेंगे तो जितने डेब्रिज हैं वो सब सेपरेट हो जाएगा और डीएनए हमारा अलग हो जाएगा। तो ये प्यूरिफाइड डीएनए हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। आपका ये प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, ये आपको करना होता है क्लास में। तो ये मौका मिलेगा तो ये प्रैक्टिकल भी मैं करा दूंगा। लेकिन ये पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है। इसके बाद से देखिए बहुत सारे स्टेप अब मैंने एक ही साथ यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। दूसरा स्टेप है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए प्यूरिफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में से जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए को हम लोग अलग कर लेते हैं। जीओआई डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीओआई होता है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, ये स्टेप तब फॉलो किया जाता है जब यहाँ पर जीन ऑफ जो जीओआई है कम होता है। तो यहाँ पर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफिकेशन पीसीआर टेक्निक के द्वारा एम्प्लीफाई करके लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए ऑब्टेन कर लेते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ जीओआई ऑब्टेन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट में क्या है, देखिए अब ये तो स्टेप हो गया। इसके बाद से अगर हमें फिनोटाइपिक चेंज लाना है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो हमारा डीएनए हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया है, डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया गया है, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीएमओ कहते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीएमओ को रॉ मटेरियल के साथ, ये पर्टिकुलर ये मोस्टली क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको रॉ मटेरियल के साथ बायोरिएक्टर में बायो कन्वर्जन के लिए अलाउ करते हैं। तो बायोरिएक्टर में बायोमास प्रोड्यूस होते हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, फिर उसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, ये 2 स्टेप्स होते हैं। इनके भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो है अब चीज़ आती है, अभी मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब क्लोन्ड जीन हमको, क्लोन डिजायर्ड जीन हमको जब प्राप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे डालेंगे, हाउ टू ट्रांसफर द जीन इनटू द बैक्टीरिया, इनटू द एनिमल सेल, इनटू द प्लांट सेल। तो वो इस चीज़ को हमने इस जीन ट्रांसफर टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए जीन ट्रांसफ़र क्या होता है, बिफोर जीन, अब कोई भी सेल है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, जो भी हो, उसके अंदर अगर हमको फॉरेन डिजायर्ड जीन अगर यानी जीओआई को हमको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो पहले उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा।
और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, अब कॉम्पिटेंट क्यों बनाएंगे? टू रिसीव डिजायर। अब कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी द एबिलिटी टू पिक द जीन एंड प्लाज्मिड फ्रॉम द आउटसाइड। जो डिजायर्ड जीन को कैसे हम उसको वो पिक करने के लिए एबल हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए एक केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड ये मोस्टली बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, हीट एंड कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें क्या करें? इट इज़ अप्लाइड फॉर बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए बीइंग, चूँकि डीएनए हाइड्रोफिलिक, डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक, सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैं स्टेप ही बता दे रहा हूँ, 3 स्टेप है। पहले हम इसको डाइवैलेंट कैल्शियम आयन के साथ इसको ट्रीट करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा? 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होता है कि अटैचमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर वेक्टर ओवर रिसेप्टर साइट ऑफ सेल वॉल। मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या वेक्टर जो है रिसेप्टर, सेल वॉल के रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाता है। दूसरी चीज़ जो पोर होती है ना, वो वाइडन हो जाते हैं, तो वो डीएनए या जो प्लाज्मिड है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या किया? ट्रीट विथ कैल्शियम आयन सो टू मेक टू इंक्रीज द रिसेप्टिबिलिटी ऑफ द desired gene and to make to increase the pore size। कैल्शियम आयन से ट्रीट किया तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं? देन सेल आर इंक्यूबेटेड विथ आइस के साथ इंक्यूबेट करते हैं। फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस हीट ट्रीटमेंट देते हैं एंड देन अगेन इट पुट ऑन द आइस। फिर उसको आइस के साथ इंक्यूबेट करते हैं। आइस, फिर हीट शॉक, फिर आइस के साथ उसको ट्रीट करते हैं। अब इतने करने के बाद से नाउ द सेल इज कॉम्पिटेंट टू रिसीव द डिजायर्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद से ये तो केमिकल मेथड था जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ फिजिकल मेथड है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन यहाँ पर देखिए, ये माइक्रो पिपेट है और ये सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, देख रहे हैं न्यूक्लियस। तो हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट फॉरेन जो डिजायर्ड जीन है इट इज इंट्रोड्यूस इनटू डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। और ये चूँकि सेल वॉल नहीं है तभी हम माइक्रोपिपेट का यूज कर पा रहे हैं, तो ये एनिमल सेल में हम यूज करते हैं। अब प्लांट सेल में सेल वॉल है इसलिए थोड़ा हार्डर स्टेप लेना पड़ेगा, और इसके लिए जीनगन एक बायोलिस्टिक यानी एक तरह की मशीन होती है, और उसमें प्रेशर के साथ जो जीन होता है फॉरेन जीन उसको न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले जो डिजायर्ड डीएनए है उसको टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स यानी गोल्ड की कवर में लपेट लेते हैं, और फिर उसको जो है बम्बार्ड किया जाता है विथ हाई प्रेशर। इट इज बम्बार्डेड ऑन द स्पीड के साथ उसको प्लांट सेल के अंदर बम्बार्ड करा करके उसके न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेक्टर पढ़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया, और फिजिकल में ये आपका जीन ट्रांसफ़र बताया। ठीक है, तो इसके बाद से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।